नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। आज है रविवार का दिन, छुट्टी का दिन जरूर है, लेकिन खबरों की दुनिया में किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं। इसलिए अगले 1 घंटे में बात होगी इस वक्त की तमाम सुर्खियों की, बात होगी बड़ी खबरों की, जिन पर इस वक्त है आप सभी की नजर। दुनिया भर में वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त हेडलाइंस बनी हुई है, आइए इसी से करते हैं शुरुआत आज के मिड डे प्राइम की इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आज होगी औपचारिक घोषणा। पंकज चौधरी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। दिग्गज फुटबॉलर मेसी के कोलकाता इवेंट में अराजकता पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे सॉल्ट लेक स्टेडियम। एसआईआर पर विपक्ष की राजनीति पर भाजपा हमलावर। संबित पात्रा ने कहा, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। घुसपैठियों का जिक्र करते ही विपक्ष बेचैन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आज करेंगे शांति के मूल सिद्धांतों पर चर्चा। बर्लिन में होने वाली बैठक में अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिनिधि से होगी मुलाकात। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 आज धर्मशाला में। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां भाजपा को अब से कुछ ही देर में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न हो रही है। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अकेले नामांकन पर उनके परिवार ने खुशी जताई है। पंकज चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है। वे इतनी छोटी पोजीशन से इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे बस कुछ ही वक्त में, और यहां पर पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी के भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना लगभग तय हो गया है। तो और नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। खुशी है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत गर्व हो रहा है इस मूवमेंट का। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब उनकी मेहनत का फल है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। अब कभी भी देखिएगा उनको, कभी यहाँ रहते हैं, कभी महाराजगंज रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी नागपुर। अब उनको नागपुर जाना है कुछ दिन में, तो बहुत काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी के नाम आने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग उनके नेतृत्व में भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले नामांकन दाखिल किया है। जो 7 बार के सांसद और जिन्होंने पार्षद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने का काम किया, यानी ये बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति जिसको धरातल का अनुभव है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व कोई हो, तो फिर आगे कार्यकर्ताओं की भावना को भी समझते हैं और संगठन को कैसे गति प्रदान करनी है उसकी जानकारी भी होती है। तो उन्हीं में पंकज चौधरी जी का नाम है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने एक शानदार नाम तय करने का काम किया। हम सब लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री
पंकज चौधरी के काम की सराहना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके नाम आने पर सभी ने खुशी जाहिर की है। सभी अपनी अपनी उत्साह इसीलिए है कि बहुत अच्छे व्यक्ति का चुनाव हुआ है और सब अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, सब अपना अपना उत्साह बता रहे हैं। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की इस अहम खबर पर आइए और जानकारी इस वक्त लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, सबसे पहला सवाल यही कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बस घोषणा बाकी है, उसको लेकर इस वक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये खास समारोह हो रहा है जहाँ पे घोषणा की जाएगी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ के आशियाना में, जहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेता आ चुके हैं। यहाँ पर देश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश सरकार के मंत्रीगण समेत तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था तो तमाम सारे प्रांतीय सदस्य को बुलाया गया था जो इसमें मतदान प्रक्रिया करते हैं। तो तमाम बड़ी संख्या में भाजपा के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और काफी जोश उत्साह नजर आ रहा है। सभी लोगों का कहना है पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से नई ऊर्जा पार्टी में आएगी और कहीं न कहीं जो एक लक्ष्य है 2027 में भारतीय जनता पार्टी का, उससे बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेगी और काफी और बेहतर प्रदर्शन होगा इस बार। क्योंकि विशेषकर ये कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी है पीयूष गोयल की मौजूदगी में यहाँ पर ऐलान किया जाएगा, औपचारिक ऐलान किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक ही नामांकन हुआ है तो पंकज चौधरी का चुना जाना तय है, बस घोषणा होनी है। यहाँ पर पीयूष गोयल यहाँ पर घोषणा करेंगे। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बड़ी संख्या में लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार और पार्टी के बीच समन्वय होता है, लोग मान रहे हैं पंकज चौधरी का जो व्यक्तित्व है कितना सरल है, उनका अनुभव है। केंद्रीय मंत्री 2021 से अब तक है, इससे पहले 7 बार सांसद रहे हैं और जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो बिल्कुल एक बहुत छोटे पद से शुरू की थी। ये बात भी दर्शा रही है, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कोई भी साधारण व्यक्ति एक बड़े पद तक जा सकता है। बिल्कुल विकास, हमने उनके परिवार की बात भी सुनी, वो भी बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से एक शुरुआत हुई थी और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जो संगठनात्मक क्षमता उनकी है, उसको लेकर भी काफी बातचीत हो रही है। केंद्रीय मंत्री से यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष बनाना किस तरह से देखते हैं? पार्टी में, संगठन में, सरकार के बीच जो तालमेल की बात है उसको भी बेहतर तरीके से करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल सही, कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, सभी लोगों की उम्मीद है कि सरकार के साथ और पार्टी के साथ एक बेहतर समन्वय हो सके। जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें नया उत्साह पहुंच सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उसके काम होते हैं, कार्यकर्ता उन्हें जनता तक पहुंचाएं नई ऊर्जा के साथ। और साथ साथ इस पूरे संगठन को, जो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, पूरे संगठन को आपस में जोड़ के रखना, किसी प्रकार का कोई मतभेद न रहना, कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी मनमुटाव ना हो, सभी लोगों में आपसी सामंजस्य बने। क्योंकि ये पार्टी एक प्रकार से 5 उंगलियों के समान होती है, जब मिलकर एक मुट्ठी बनती है। कहीं ना कहीं उस मुट्ठी बनाने का काम पंकज चौधरी के कंधों पर अब होगा। आने वाले समय में यहाँ पर पंचायत चुनाव है 2026 में, एमएलसी के चुनाव है और इसके बाद जो सबसे बड़ा चुनाव है 2027 का सत्ता का फाइनल, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे और उसमें पार्टी एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी। इसी नई ऊर्जा के साथ पंकज चौधरी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और इनका व्यक्तित्व बताता है, उनका काम बताता है कि वो कितने साधारण व्यक्तित्व है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग से इनको चुना है। पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और कहीं न कहीं जो विपक्ष का एक पीडीए का समाजवादी पार्टी का नारा था, कहीं न कहीं उस पर भी एक बड़ी काट है ये, क्योंकि कुर्मी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी बिरादरी से आते हैं। एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में इस जाति से बिलोंग करता है, तो कहीं न कहीं जो जातीय समीकरण है वो भी और बेहतर होंगे, सामंजस्य होगा, सभी जातियों का, सभी लोगों का इसमें भागीदारी होगी। जैसे कहते हैं हर वर्ग का विकास की जो बात कही जाती है, समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्ति की बात कही जाती है, उस तक कैसे योजनाएं पहुंचाई जाए, तो वो आम आदमी यहाँ पर, ये एक ऐसी पार्टी है, तमाम सारी विपक्षी पार्टियां हैं, वहां पर तय है कि कौन बनेगा अध्यक्ष। उन पर बिल्कुल इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि कोई आम आदमी भी बन सकता है सर्वोच्च पद तक, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर एक साधारण सा व्यक्ति भी किसी भी ऊंचे पद को ग्रहण कर सकता है। तमाम सारे फहरिस्त, तमाम सारे उदाहरण
है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे। बिल्कुल, और बिल्कुल विकास, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा बस आज कुछ ही देर में होने वाली है और इसको लेकर काफी उत्साह है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं में। और बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पंकज चौधरी ने कल अपना नामांकन दाखिल किया था और राजनीतिक इतिहास अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर काफी अनुभव, उनका एक लंबा अनुभव है उनके पास। 7 बार से ज्यादा समय तक वो सांसद रह चुके हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं और गोरखपुर से जो शुरुआत हुई थी उनके राजनीतिक सफर की, वो आज यहाँ पर लखनऊ में आ पहुंची है। और आइए अब बात करते हैं केरल की। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का एकजुट होना और अधिक स्पष्ट नजर आया है। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल की है। इसके अलावा पार्टी ने लगभग 1500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से अधिक ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 नगर पालिका वार्ड और 91 नगर वार्डों में जीत हासिल की है। भाजपा अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़ और त्रिपुनिथुरा नगर पालिकाओं में सत्ता में आ रही है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि त्रिपुनिथुरा में उसे 21 सीटें मिली हैं। कोंडू, गल्लूर, वर्कला, शोरनूर और ओट्टापलम जैसे क्षेत्रों में भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही है। महत्वपूर्ण यह भी है कि एनडीए कई ऐसी नगरपालिकाओं में दूसरे स्थान पर रही जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद्य गढ़ माने जाते थे। थोडुपुझा, अटिंगल, चिंगनूर और मवेलिकारा सहित कई क्षेत्रों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कोट्टायम जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर यह संकेत दिया है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। तो केरल में खिला है कमल, बड़ी खबर। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का शानदार प्रदर्शन। और केरल में त्रिशूर नगर निगम के कननकुल नगरा वार्ड से जीतने वाली मुमताज से डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उसके कुछ अंश। यहाँ के लोग जो मुझे चुना है उन्हीं को, the people who choose me for this election, they receive all the credits, and the party and the supporters who stood with me all over this work, they receives all the credits. उन्हीं को मिलना चाहिए सभी क्रेडिट्स एंड रिकग्निशन, क्योंकि वो सभी ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं देखा, मुझे चुना सिर्फ इसी कारण उन्हें चाहते हैं। The first one is to give good information about the PM Narendra Modi's developmental policies for the every persons who deserve it. That is the first thing we are planning to do. And to give every developmental procedures which is necessary for the ward development and the people's personal development also. Actually, it is a trend setting. You are so correct in that word, because we are planning to set an example for entire nation as well as for the people of Kerala, that a Muslim person or any minority person can win in Bhajpa. तो वहीं केरल की पहली महिला डीजीपी श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के शास्तामंगलम वार्ड से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में इतिहास रच दिया है। राजधानी शहर के नगर निकाय में पहली बार कमल खिला है। भाजपा इसे राजधानी में लेफ्ट की सत्ता को चुनौती देने का बड़ा संकेत मान रही है। तो डीजीपी और बीजेपी उम्मीदवार श्रीलेखा ने जीता यहां पर चुनाव, और जिस तरह से इस वक्त तस्वीरें लगातार केरल से आ रही हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है भाजपा के लिए
साथ ही एनडीए के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान शेखर अय्यर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आइए उनसे चर्चा करते हैं, इस पूरी जीत के असल मायने समझने का प्रयास करते हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में। सबसे पहला सवाल यही कि यहां पर केरल की जनता ने सिर्फ प्रतिनिधि नहीं चुने हैं, अपने कैंडिडेट्स को नहीं जिताया है, बल्कि एक राजनीतिक धारणा को बदलने का काम किया है। सबसे पहले जो पहली प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही है, जीत के विजुअल्स हम लगातार देख रहे हैं, एक पत्रकार के रूप में किस तरह से देखते हैं इस जीत को, भाजपा और एनडीए की जीत को केरल में? देखिए, सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण जो मैसेज जो केरल से आ रहा है यही है कि तिरुवनंतपुरम को ले लीजिए, केरल राज्य का राजधानी है। वहाँ पिछले 45 साल से वामपंथियों का राज चल रहा है नगर निगम में, और लगातार कॉरपोरेशन में जो हो रहा था घोटाले, जिस तरह की सर्विसेज मिल रहे थे, पिछले कई सालों से लगातार विपक्ष तो वहाँ पहले माना जाता कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूडीएफ है, लेकिन पहली बार बीजेपी को एक विकल्प के रूप में लोग देखने लगे हैं। इसीलिए उनको 100 जो वार्ड्स पर जो चुनाव हुआ उसमें से कम 50 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी 50% की ये वोट उनकी वहाँ मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक प्रकार से, क्योंकि लगातार बीजेपी की कोशिश क्या रही है केरला में, यही कोशिश है भाई, जो लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, या वामपंथी के एलडीएफ था या कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ था, लेकिन धीरे धीरे करके लगातार पिछले 10 साल में जो कार्यकर्ता और नेता जो लगे हुए हैं, और इस बार चुनाव में मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि विकसित केरल या विकसित केरलम, इसका मतलब, और यही स्लोगन रहेगी आने वाले सालों में। अप्रैल में भी जो विधानसभा के चुनाव होने, वहां भी बीजेपी का यही है, उनका मुद्दा भी यही रहेगा कि केरल को कैसे और विकास लाया जाए और कैसे विकसित बनाया जाए। बिल्कुल। शेखर अय्यर, आपका मानना है कि अब आने वाले चुनावों के लिए ये जो मुकाबला है केरल में, वो अब एक त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रहा है, और साथ ही जिस तरह से बोला जा रहा था कि विधानसभा चुनावों के एक सेमीफाइनल के रूप में इसको देखा जा रहा था, उस लिहाज से भी यहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ को एक बड़ा झटका मिला है? खास करके एलडीएफ को मिला है, क्योंकि यूडीएफ कई जगह में जीती है, क्योंकि नंबर 2 पोजीशन में अभी यूडीएफ आ गया है, लेकिन भाजपा का वोटिंग शेयर परसेंटेज तो बढ़ गया। हाँ, वोटिंग शेयर बढ़ गया है। और दूसरी बात आपको समझना है, देखिए पालक्काड की बात आपने किया, जहां पे बीजेपी ने जीती है, वहां पे ये 3rd टर्म है उनको। पालक्काड जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी में तीसरी बार आई है, यानी 5 साल 5 साल और 5 साल पालक्काड में। त्रिपुनितरा में भी ऐसी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से लोगों ने वोट किया है, और इसीलिए ये जो पहले पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि इस चुनाव में भी ये भी बात थी कि ये अगर इस चुनाव का परिणाम पिनराई विजयन के लिए तीसरा कॉन्सिक्यूटिव टर्म मिल जाएगा, क्योंकि लगातार वो 16 में जीते, फिर 21 में जीते, तो ये चल रहा था भाई इस बार भी जीतेंगे, 26 में भी जीतेंगे, लेकिन उस कैंपेन पे बड़ा धक्का लग गया है। और वामपंथियों के, खास करके जो मार्क्सिस्ट पार्टी है, उनके लिए बड़ा धक्का है ये। बिल्कुल। शेखर जी, यहाँ पर संदेश सिर्फ केरल नहीं बल्कि दक्षिण भारत के और भी राज्यों तक जा रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, पहले से क्या कह रहे थे ये लोग, ये मतलब जो अपने आप को बड़े सेकुलर पार्टीज कहते, भाई बीजेपी का कुछ नहीं होगा दक्षिण भारत में, ये तो उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदी पार्टी है, हिंदी वालों की पार्टी है। वो तो सभी चेंज हो गया। जब पहले आपके कमल खिले कर्नाटका में, अभी कर्नाटका में तो कांग्रेस और बीजेपी 2 ही है, मतलब और कोई तो तीसरा फैक्टर नहीं है वहां पे। और जेडीएस भी जो भी था वो भी तो बीजेपी का साथी है वहां पे। और वैसे तेलंगाना में भी आप देखिए, लगातार बीजेपी की वहां पे तो बीजेपी लगी हुई है, और इस विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन काफी अच्छी रही। और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ सहयोगी है। और केरला ऐसी जगह था जहां पे बीजेपी काफी सालों से एक बार एक एमएलए जीता था, वो भी रेमोन से ओ राजागोपाल जीते थे। इस बार और पिछले लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा ये इम्पैक्ट जो हुआ था, वो त्रिशूर लोकसभा सीट में सुरेश गोपी जो एक्टर है, अभी केंद्र में मंत्री है, वो जीते थे। तो इसका मतलब धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे दूसरी बात समझनी चाहिए हमें, वहां पे जिस तरह की पॉपुलेशन है वहां पे, क्योंकि माइनॉरिटी की संख्या अगर
क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को आप ये कर लेंगे, वहां पे 55% हो जाते हैं, तो हिंदू की संख्या केवल 45% है। और इस बार क्या क्या मुद्दे रहे, एक प्रकार से ये ट्रायल है, क्योंकि मैं कह रहा हूं विधानसभा में जो मुद्दे आने वाले हैं वो मुद्दे इस चुनाव में भी थे। क्या एक सबरीमला में जिस तरह मंदिर से सोने की चोरी, वो बड़ा मुद्दा था, उसमें कई वामपंथी पार्टी के लीडर्स के नाम भी जांच में आए हैं। दूसरी बात क्या थी, ये लगातार वामपंथियों ने अपने जो लोक कल्याण कार्यक्रम को ही मुद्दा बनाते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यही था, भाई कोविड समय में हमने अच्छा काम किया इसलिए वोट मिला। अब लोग देख चुके हैं कि ये कार्यक्रम तो चलता रहता है लेकिन कोई नई चीज नहीं है। और भ्रष्टाचार, जहां पे मुख्यमंत्री की दफ्तर से भी जुड़ा हुआ कई बातें, ये सारे चीजें इसमें आए। और तीसरी बात जो समझनी चाहिए हमें, ये है कि जया, कि वहां पे लगातार ये बात आ रही है, ये जो उग्रवाद ताकतें हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट है, हार्डलाइनर्स है, जो इस्लामिस्ट ताकतें जो हैं, उनको, उनके साथ वामपंथियों को भी कभी ना कभी रिश्ता रहता है और कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी रहता है। जैसे पीडीएफ, वो तो बैंड है, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल ये है एसडीपीआई से भी कई है। और इस बार देखिए, और दूसरी बात जया, ये आपस में भी अपने दूसरे को ये करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। इनका कहना था, इस बार वामपंथियों का कहना था, भाई कांग्रेस को जामियत इस्लामी के साथ रिश्ता है। और बिल्कुल, जो खींचतान थी इन राजनीतिक दलों में जो, और करप्शन था, और एक तरह की वो जरूर जनता ने समझा। मुमताज जी का इंटरव्यू आज एक्सक्लूसिवली डीडी न्यूज ने लिया। किस तरह से आप देखते हैं, जहां पर ईसाई बहुल इलाकों में भी भाजपा की पकड़ मजबूत होती दिखी, तो वही हिंदू बहुल इलाके से मुमताज जीत रही हैं। ये भी एक बड़ा संदेश था। और जो नजरअंदाज यहां पर लोगों के हितों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, सत्ताधारी पार्टी ने किया, उसका भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी, गुस्सा था, जो यहां पर वोटर बेटर वोटिंग परसेंटेज में तब्दील हुआ और फायदा यहां पर साफ तौर पर मिला एनडीए को। 10 साल से देख रहे हैं जया, वामपंथियों की क्या राज चल रही है वहां पे। पिनराई विजयन की 10 साल हो चुका है, अब और 5 साल मांगने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और इस चुनाव में भी, नगर निगम चुनाव में यही बात चल रही थी कि ऐसा एक मैसेज मिलेगा जिसमें हमें 3rd टर्म की बड़ी गारंटी है, लेकिन वही बात उल्टा पड़ गई। बिल्कुल, उसी को सुनते ही लोगों ने सोचा नहीं, अभी हमें मैसेज देना है। देखिए, कांग्रेस का जो नेतृत्व यूडीएफ के लिए तो अच्छी मैसेज है कि वामपंथी को इन्होंने कई नगर निगम में उन्होंने हटा के जीत लिए, लेकिन साथ साथ में एक तीसरा जो फैक्टर है, जो बीजेपी फैक्टर है, वो फैक्टर सामने आ गया है। इसका मतलब विधानसभा चुनाव इस बार केरल में बहुत मतलब टफ फाइट रहेगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। और अब बीजेपी की तरफ से माइनॉरिटीज की और भी कई आउटरीच चल रही है, चर्चों के साथ बात, क्रिश्चियन ग्रुप्स के साथ बात। वो भी देखने लगे हैं कि भाई केवल ये सेकुलरिज्म को जो मुद्दा बना के जो पार्टियां करते हैं, उससे तो सुशासन तो नहीं मिल रहा है ना। देखिए, गुड गवर्नेंस की भी बात है, और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वामपंथी के केवल नाम के वामपंथी है, लेकिन काम से वही है जैसे पहले कांग्रेस में चल रही थी। बिल्कुल, किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त यहां पर, जब भविष्य की राजनीति की बात हो रही है, कि जो दक्षिण में भाजपा और एनडीए के लिए जो नो जोन हुआ करता था, अब वहां पे बहुत ही शानदार परिणाम सामने आ रहे हैं। सिर्फ केरल की राजनीति संदेश यहां पे तमिलनाडु, कर्नाटका की तरफ भी जा रहा है। जो बड़ी विन रही यहां पर केरल में, अगर हम भविष्य की राजनीति के हिसाब से बात करें, आगामी विधानसभा चुनावों के हिसाब से बात करें, यहां पर भाजपा ने, अगर हम बात करें एनडीए ने भी, तो काफी संगठनात्मक स्तर पर, बूथ स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर काफी काम किया है। क्या कुछ के लिए अब बड़ी चुनौती रहने वाली होगी, या फिर एक बड़ा एक प्लस फैक्टर होगा अब आगे के चुनावों के लिए? देखिए, जैसे केरल के जो परिणाम आने लगे, प्रधानमंत्री की ओर से जो संदेश था कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट वाटरशेड मूवमेंट है, इसका मतलब जो एवरेज जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, वो केरला में हो, तमिलनाडु में हो, या अन्य दक्षिण राज्यों में, उनको लग रहा है कि भाई हमारी मेहनत, उसका कहीं ना कहीं एक दिन इसका फल मिलेगा। ये एक बड़ी बात, पॉजिटिव मैसेज है कि लगातार 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं, और जब लगे हुए हैं और एक अलग पहचान से लगे हुए हैं कि बार बार आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि भी बीजेपी स्टैंड्स फॉर व्हाट। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो शासन 10 साल से चल रहा है, एनडीए के शासन जो चल रहा है, उसपे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लोक कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं, कब पीएम आवास योजना, वो आपके
जल जीवन मिशन हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, किसानों के लिए हो, ये सारे कार्यक्रम को लेकर ही कैंपेन वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता सब कर रहे हैं। देखिए, हमें एक मौका दीजिए और फिर परिवर्तन देखिए। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं पालक्काड हो, त्रिपुरा हो या तिरुवनंतपुरम, मैंने जैसे कहा 45 साल लगातार वामपंथियों की वहां पे चल रहा था। और तिरुवनंतपुरम की जो समस्या, नगर की समस्या है, पीने पानी हो, शौचालय को लेकर हो, कई चीजों को लेकर हो, कई सवाल थे और लगातार यही था भाई, क्योंकि जो जिस तरह की वोटिंग होती थी, मतलब संप्रदाय ये हिसाब से कम्युनिटी लेवल जो जिस तरह की कैंपेन, उसमें बीजेपी ने दिखा दिया। और इसका श्रेय जाता है जो राजीव चंद्रशेखर, जो यहाँ केंद्र में मंत्री थे और जब से बीजेपी अध्यक्ष बने हैं केरला के, तब से वो लगे हुए हैं। और यही विकसित जो मैसेज है उनको, वहां पे जो मलयालम में कहते हैं विकसिता केरलम, यानी विकसित केरल, यही है उनका मैसेज वहां पे। बिल्कुल। तो यहां पर एक बहुत बड़ी जीत के साथ, प्रचंड जीत यहां पर भाजपा और एनडीए को मिली है केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यकीनन एक बड़ी जीत और इसके बहुत कई संदेश यहां से निकलकर जाते हैं, जो सिर्फ केरल की नहीं बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में भी किस तरह से आज जो वोटर्स अपनी एक राजनीतिक धारणा को बदलने में जुट गए हैं, उसको भी यहां पर प्रदर्शित करते हैं। मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के इवेंट के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था और इस इवेंट में ऑर्गेनाइजर्स पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। राज्यपाल ने इस इवेंट को सिस्टम की नाकामी करार दिया है। तो मेसी के इवेंट के बाद मची थी अफरा तफरी और उसी का जायजा लेने पहुंचे यहां पर राज्यपाल बोस। और क्या कुछ हालात है स्टेडियम के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। नाराज फैंस ने जो घंटों उन्होंने इंतजार किया था और इतनी महंगी टिकट खरीद कर आए थे अपने पसंदीदा स्टार को देखने, उसकी एक झलक भी उन्हें नहीं मिल पाई, जिसका परिणाम है इस वक्त जो स्टेडियम की तस्वीरें हैं कि कैसे वहां पर कुर्सी बिखरी हुई नजर आ रही हैं। मेसी के शो के बाद हुए बवाल की जांच जारी है। मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी स्टेडियम पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है और इस टीम के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस असीम रॉय हैं। टीम के बाकी सदस्य भी मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं। फुटबॉलर मेसी के इवेंट के बाद गुस्साई भीड़ ने कुर्सियां तोड़ दी थी और इस मामले में इवेंट के ऑर्गेनाइजरों पर भी गंभीर आरोप लग गए हैं। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लायनल मेसी के इवेंट में जो अफरा तफरी हुई, जो अव्यवस्था और बवाल हुआ, उस पर भाजपा, टीएमसी और ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी और राज्य सरकार पर इस इवेंट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ लेने के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेसी के कार्यक्रम में जो हुआ ये पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती है। जो मेसी को लेके युवा भारत क्रीड़ांगन में था, पूरा देश के लोग आए थे जो फुटबॉल लाभार मेसी को मानते हैं, तो लोगों को वंचित किया वहां से। ऐसा दुर्दशा हुआ। इतनी लज्जाजनक बात है कि प्रोग्राम नहीं हो पाए, मेसी को भागना पड़ा वहां। शाहरुख खान भी उपस्थित थे, वो बेचारा आए नहीं पाए डायस में। कौन था उसके पीछे?
टीएमसी के नेता मंत्री साहब उसको घेर लिए खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और हर जगह ममता बनर्जी के लोग ऐसे ही हैं। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई बंगाल की। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकान मंजुमदार ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल सरकार की कुप्रबंधन का मामला है। सुकान मंजुमदार ने आरोप लगाया था कि आयोजनकर्ता टीएमसी के लोग थे और अब टीएमसी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वे अलग है। उन्होंने कहा कि मेसी के आसपास मौजूद जितने भी लोग थे वे सभी टीएमसी से जुड़े हुए थे और कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश की गई। Mismanagement and the testimony of the West Bengal government, mismanagement of the West Bengal government and West Bengal organizers. Organizers were the TMC persons now, and now they are showing TMC showing that they are separate, but it is not separate. Both are same. The TMC leadership was present there, ministers were present there, and they tried to hijack this program. All the people, those who are surrounded around this Messi, they were the TMC person. और इस वक्त हमारे साथ गौरव दत्ता जुड़ गए हैं, संवाददाता, और इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। आइए सीधे रुक करते हैं कोलकाता का। सौरभ, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जो एक खुशी का पल था, एक गर्व का पल था कि इतना बड़ा स्टार लायनल मेसी कोलकाता पहुंचा है और वहां पर अपने फैंस से मिलेगा, वो इतना ज्यादा खराब हो गया सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स के कुप्रबंधन की वजह से। इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट है वहां पर फैंस के, क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है इस पूरे इवेंट को खराब करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए, आज की जो डेवलपमेंट है, पहले तो मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइजर सत्येंद्र दत्त जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, उनको विधाननगर महकुमा अदालत में उनका पेशी हुआ। पेशी के बाद उनको 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में उनको जाने के लिए वो निर्देश दिया है अदालत ने। और वहां पे जाके जो गवर्नमेंट प्लीडर जो थे, जो सरकारी एडवोकेट थे, उनका कहना ये है कि ऑर्गेनाइजर्स वो जब अपने सवाल कर रहे थे जस्टिस के सामने, तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टिकट कटा के दर्शक आए हैं तो ये सुनिश्चित करे कि मेसी की एक झलक और मेसी का दीदार सही तरह से दर्शकों को हो पाए। ये गवर्नमेंट एडवोकेट का वहां पे सवाल है कोर्ट के अंदर। अब ये सवाल उठता है कि तस्वीर क्या दिखाते हैं? तस्वीर दिखाते हैं कि मेसी के आसपास कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास है। कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास के छोटे भाई के जो लड़कियां है वो है। कौन है? ममता बनर्जी के नेफ्यू है आकाश बनर्जी, वो है। उनकी बीवी है, और सारे जो भी रिलेटिव्स है सब तो हुजू है, सब तो वीआईपी रिलेटेड सब व्यक्ति है। तो फिर ये अगर ऑर्गेनाइजर्स है तो गवर्नमेंट लीडर के अगर बात हम मान ले तो इनको वहां नहीं होना चाहिए था। इनको वहां सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो 60,000 70,000 दर्शक है स्टेडियम में, वो सीधी तरह स्पष्ट तरीके से मेसी को देख पाए। तो तब जाके अब सवाल ये आता है कि पुलिस क्या कर रही थी। ये सवाल क्यों आ रहा है? ये सवाल इसलिए आ रहा है कि विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट, जिनके जुरिस्डिक्शन ये युवा भारती क्रीड़ांगन है, बल्कि युवा भारती स्टेडियम के पीछे ही कमिश्नरेट का ऑफिस है, सीपी का ऑफिस है, जया एकदम एडजेसेंट है। एक गेट से आप निकलो तो सीपी का ऑफिस से होके ही आपको निकलना पड़ेगा। वहां पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल शनिवार शुक्रवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हम क्या क्या अलाउ करेंगे स्टेडियम में आने के लिए और क्या क्या नहीं करेंगे। इसमें उन्होंने कहा कोई बड़ी बैनर हम अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पानी का बोतल हम अलाउ नहीं करेंगे। स्टेडियम के अंदर आपको पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, वो नल से मिलेगा, आपको बोतल अलाउ नहीं होगा। अगर आप बोतल लाएंगे तो आपको बोतल अलाउ नहीं होगा। बिल्कुल। सौरभ, जो पूरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेसी को पूरी तरह से घेरा हुआ था, उसके चारों तरफ लोग थे, उसका चलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर वो जो लोग थे, वो जो सारे बताए जा रहे हैं कि सारे हुज एंड हू टीएमसी के सब नेता और उनके ही परिवारजन थे जिन्होंने पूरी तरह से घेरा हुआ था मेसी को। यहाँ पर इतनी महंगी टिकट देकर फैंस पहुंचे, इतना लंबा उन्होंने इंतजार किया। क्या कुछ इसको लेकर अगर यहाँ पर जवाबदेही तय हो रही है? यहाँ पर राज्यपाल खुद आज घटना स्थल का दौरा करने पहुंचे, क्या कुछ उसमें निकल कर आ रहा है? क्या कुछ रिफंड की बात हो रही है?
देखिए, कलकत्ता पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि रिफंड जो है वो रिफंड होगा, और उन्होंने आयोजक को कहा। तो यहां पर आयोजकों के खिलाफ एक बड़ी गंभीर आरोप यहां पर लग रही है। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट, एक इंटरनेशनल स्टार कोलकाता पहुंचा है अपने फैंस से मिलने के लिए, और हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यहां पर फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन आइए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए मिड डे प्राइम में। कहाँ है? जॉब पर हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और लगातार इस वक्त की अहम खबरों पर लगातार चर्चा जारी है। और आइए आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष के नाम के ऐलान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीरें। इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी निर्वाचन समारोह में पहुंचे। करने वाले लोग हमारे आप ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है। ऐसे ही अपने लंबे समय तक संगठन के काम से जुड़े रहे और महाराजगंज से लोकसभा का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। मैं आप मंचासीन अपने सभी पदाधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पीयूष जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने आदरणीय केशव जी का, ब्रजेश जी का, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभागार में उपस्थित अपने साथियों का इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आज इस अवसर पर आग्रह करूंगा, जो संगठन पर्व हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और संगठन पर्व का आज यह कार्य पूरा हो रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को आएं और अपना विषय प्रतिपादित करने का कष्ट करें। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर हर महादेव। आज पर्व और त्योहार की संस्कृति का देश भारत और उसके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दीपक की लौ से, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हुए 1980 में कमल के पुष्प से खिलते हुए 80 से अपने 45वें वर्ष की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में अपने निर्वाचन को संपन्न करने के क्रम में अब तक का पड़ाव प्राप्त किया। इस अवसर पर आज यहां पधारे, यहां पर सम्मानित हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी माननीय के लक्ष्मण जी, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ भाजपा नेता, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री
माननीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी के रूप में, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री द्वय माननीय अरुण सिंह जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रय माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, श्री तारिक मंसूर जी, आदरणीय राजकुमार चाहर, आदरणीय सुरेंद्र सिंह नागर, आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, माननीय सुरप्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अन्य अभी सभी सम्मानित यहाँ पधारे वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश के सभी मंडलों से आए हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के अनेक वरिष्ठ और सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित माननीय नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण, आप सभी का प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ हमारे आदरणीयों का पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग 1980 में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से प्रारंभ होकर आदरणीय कल्याण सिंह, राजेंद्र गुप्त जी, कलराज मिश्र जी, राजनाथ सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, कलराज मिश्र जी, विनय कटियार जी, केसरी नाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं स्वयं, मेरा नाम मैं स्वतंत्र देव जी, भूपेंद्र सिंह चौधरी के क्रम में आज 17वें प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को संपन्न कराने माननीय पीयूष गोयल जी आए हुए हैं। इस अवसर पर मैं अति संक्षेप में जो संगठन पर्व में आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ से लेके ऊपर तक के सहयोग से जो कार्य संपन्न हुए हैं उसका संगठनात्मक अत्यंत संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी प्राथमिक सदस्यता इस बार 2,60,00,000 प्राथमिक सदस्य उत्तर प्रदेश में बने। 2019 से 74 लाख अधिक लक्ष्य से आगे सक्रिय सदस्यता 2,60,000 2019 के 1,12,000 से बढ़ के लक्ष्य से आगे यह सुसंपन्न हुई। चुनाव के 1,62,486 बूथों में 1,54,795 बूथों का गठन संपन्न हुआ और बूथ सब गठित हुए, इनके निर्वाचन संपन्न हुए। 1918 मंडल हैं जिनमें सब में चुनाव प्रक्रिया नीचे तक प्रारंभ हुई, जिसमें 1613 मंडल निर्वाचित घोषित हुए। 98 जिला इकाइयों में सभी जगह संगठनात्मक कार्य पूर्ण हुए, एक जिले को छोड़ करके, और जिसमें 84 जिले निर्वाचित घोषित हुए। प्रदेश परिषद के निर्वाचन और आज जिनकी घोषणा करेंगे वो राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन और प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की सुसंपन्नता का क्षण यहाँ आपके सामने है। इस अवसर पर हमें केंद्रीय नेतृत्व का 21 अक्टूबर 2024 को केंद्र की पहली कार्यशाला के में माननीय BL संतोष जी का, माननीय के लक्ष्मण जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला। निरंतर उन लोगों के मार्गदर्शन मिलते रहे। के लक्ष्मण जी के सहयोगी के रूप में यहाँ नरेश बंसल जी भी हम लोगों का सहयोग करते रहे और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी हर समय हम सबका सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। इस अवसर पर यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी का हर क्षण हम सब लोगों को चुनाव की सुसंपन्नता के लिए मंडल से लेके जिला तक हर स्तर पर सहयोग मिलता रहा। माननीय धर्मपाल जी का सदा सहयोग मिलता रहा और हर क्षण माननीय धर्मपाल जी का भी
पूरे संगठनात्मक सक्रियता का लाभ निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने में हम सबको सहयोगी के रूप में प्राप्त रहा। आज यहाँ पर हमारे चुनाव प्रक्रिया में 98 जिलों के चुनाव अधिकारी, सभी जिलों के अंदर पर्यवेक्षक तय हुए केंद्रीय मार्गदर्शन में, हमारे 6 प्रदेश सह चुनाव अधिकारी और एक राजेंद्र अग्रवाल जी की देखरेख में प्रदेश की 5 सदस्यीय अपील कमेटी, इन सब ने हम सबको सहयोग किया और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, बूथ से, मंडल से, जिले से, अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंचस्थ हैं या भिन्न भिन्न जगहों पर हैं, समय समय पर उन्होंने भी अपना भी परामर्श, अपना मार्गदर्शन, उचित सहयोग प्रदान किया और इन सब के चलते बिना किसी उलझन के यह संगठन पर्व का संपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ और प्रदेश में अध्यक्ष के निर्वाचन की एक उल्लासपूर्ण, इतनी विशाल उपस्थिति के अंदर को जो घोषणा होगी माननीय गोयल जी के द्वारा उनके श्रीमुख से, उसमें जिन जिन ने सब सहयोग किया है, मैं प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में अपने सभी चुनाव में लगे सहयोगियों के साथ उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और इस चुनाव क्रम में हमें सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, सभी वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने, सभी महामंत्रियों ने, सभी अन्य प्रदेश मंत्री आज सब ने सहयोग किया। इसके साथ साथ विशेष रूप से सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों ने भी और उनकी टीम ने इसमें सहयोग किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इस संगठन पर्व की इस भव्य रूप में निरंतर आगे बढ़ते हुए अब हम सब जिस राह पर चलने वाले हैं, वह राह कमल की कमल 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 के रूप में बढ़ने वाली राह और बड़ी राह के रूप में परिवर्तित होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी का, मंचस्थ सभी का अभिनंदन, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। धन्यवाद मित्रों। अब मैं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हेतु केंद्रीय चुनाव अधिकारी, केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वह प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव की घोषणा करें। बोली भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, पाठक जी, पंकज चौधरी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और वास्तव में आज के कार्यक्रम के सबसे अहम भाग तो आप सब हैं जिन्होंने चुन के नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया। मैं पांडे जी की बात सुन रहा था, सिर्फ वैसे तो घोषणा ही करने के लिए खड़ा हुआ हूं, पर एक जरूर ध्यान में आया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य हैं, हम सब उसको सींचते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं और दुनिया हैरान है। दुनिया भर में पार्टियां हैं, दुनिया भर में राजनीतिक गतियां चलती हैं, लेकिन जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है और पूरी प्रक्रिया पांडे जी ने विस्तार से नहीं बताई, पर आप कल्पना करिए 2.5 करोड़ सदस्य, 1,62,000 बूथों में चुनाव शुरू होता है और करते करते एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए हुए
पथ चिन्ह पर चलकर दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने जिस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, उसी के बलबूते हम आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में 3-4 हजार लोग अंदर हैं, बाहर तो बहुत ही बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आग्रह करूंगा माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी से कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जोरदार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं मित्रों, मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिषद के कुल 120 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन 120 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम सभी ना लेते हुए कुछ जो प्रमुख सदस्य उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद में सम्मिलित सदस्यों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से, भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उन्नाव से, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी संभल से, श्रीमती स्मृति ईरानी जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी वाराणसी से, श्री सूर्य प्रताप शाही जी सलेमपुर से, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी बांदा से, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी गोरखपुर से। शेष सूची प्रकाशित की जाएगी और सभी माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मैं अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा पार्टी की परंपरा के अनुसार अपने केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को
प्रमाण पत्र देंगे। प्रियंक पांडे जी से आग्रह है कि वह प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। माननीय पीयूष जी के द्वारा नवनिर्वाचित, रुक जाइए फूल वाले रुक जाओ, अभी फूल वाले रुको। और प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा दिया जा रहा है। बोले भारत माता की। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, सभी मंचस्थ से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय स्वागत हो रहा उप मुख्यमंत्री जरा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, आदरणीय राधा मोहन दास जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय तारिक मंसूर जी, आदरणीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाना है। सभी से आग्रह है कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ दे करके इस अवसर पर स्वागत करें और हम सब लोग ताली बजा करके अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन होता रहे। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए जब तक स्वागत होता रहे। नीचे से और ऊपर तक सभी से आग्रह है कि तालियों की एक बार जरा सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का हम सब लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं आग्रह करूंगा आप सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के सभी 6 महामंत्री, सभी महामंत्रियों से आग्रह है कि बड़ी माला पहना करके इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीयूष गोयल जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे बड़ी माला में। बड़ी माला में माननीय पीयूष जी, 3 लोग उधर। मित्रों, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्वाचन समारोह के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि वह इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन पर्व के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के
केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां उपस्थित वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, चुनाव अधिकारी के रूप में यहां उपस्थित आदरणीय के लक्ष्मण जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व अध्यक्षगण, सामने बैठे खड़े सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय पंकज चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और मैं अपने नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। संगठन पर्व को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दुनिया के पैमाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव संपन्न कराया है, मैं हृदय की गहराइयों से अपने नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और ये संयोग देखिए, आदरणीय पंकज चौधरी जी का सफर गोरखपुर के एक पार्षद के रूप में प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम की सेवा करते हुए उप महापौर का दायित्व संभालते हुए धीरे धीरे सने सने कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। और ईश्वरीय संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज देखिए, जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो पंकज चौधरी जी उनके मंत्रिमंडल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को जिस ढंग से उन्होंने कार्यकर्ता के भाव से पूरे क्षेत्रवासियों का, प्रदेशवासियों का दायित्व स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात होती है सहनशीलता, सुनना। पंकज चौधरी जी को जहां तक मैं जानता हूं, एक एक कार्यकर्ता की बात सुन करके उसको गंभीरता से लेकर के उसको धरातल पर उतार करके प्रदेश के विकास में अपना अतुलनीय सहयोग देने का काम कर रहे हैं। अब तो वित्त राज्य मंत्री के रूप में देश की वित्तीय व्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचाया मोदी जी के नेतृत्व में। जब उत्तर प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश और देश आर्थिक मोर्चे पर पीछे था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 11वें नंबर से हट करके आज हम 4थे नंबर पर दुनिया के पैमाने पर खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय पंकज चौधरी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता के। धन्यवाद माननीय पाठक जी। एक बार हम सब लोग नारा बुलंद करेंगे, बोले भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। चलिए बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा। जितने भी नीचे ऊपर सब लोग हैं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेश भर के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से
उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी लंबी यात्रा रही है, लेकिन सबसे अधिक अनुभवी अध्यक्ष 7 बार के सांसद माननीय पंकज चौधरी जी को बनने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। तो यहां पर घोषणा हो गई है पंकज चौधरी की उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष के रूप में। साफ तौर पर ये चेहरा नया है लेकिन भरोसा पुराना है, और साफ तौर पर भाजपा ने भी ये बात का एक साफ संदेश दे दिया कि 2027 की लड़ाई यहां पर रणनीति, जमीन और संगठन के तौर पर लड़ी जाएगी। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।